दोस्तों कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज जो हम करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर है और आपके आने वाले एग्जाम जो कि 28 तारीख से चलेंगे। 18 तारीख से जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम आपके चलेंगे उनमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा आज का जो ये एग्जाम है ये है हमारा 22/11/2023 का 22/11/2023 का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अकबर के कहने पर मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया? अकबर के कहने पर मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया? ए ऑप्शन शेख मुबारक, बी ऑप्शन फैजी, सी ऑप्शन अबुल फजल और डी ऑप्शन है अब्दुल नबी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शेख मुबारक। जो आपके अकबर थे, अकबर के कहने पर मजहर का दस्तावेज शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक अकबर के काल में रहने वाले विद्वान थे। मजहर ने सम्राट अकबर को उसके शासनकाल के दौरान राजनीतिक और धार्मिक मामले का एकमात्र न्यायाधीश बनाया। जो थे ये आपके शेख मुबारक, ये क्या थे आपके अकबर के टाइम पे एक न्यायाधीश थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई गई? तो ए ऑप्शन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, बी ऑप्शन द्विदलीय प्रणाली, सी ऑप्शन एक पार्टी प्रणाली, डी ऑप्शन अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों जो आपके भारत में चली हुई है वो है ऑप्शन नंबर डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो आपके देश में चली हुई है ये है आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके बारे में बात करें तो आपसे संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है एक प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। अनुपातिक प्रणाली एक चुनावी प्रणाली है आपकी, जिसमें राजनीतिक दलों को उसके प्राप्त वोटों के अनुपात में जो है हम प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, आपसे कहा गया है सोलंकी राजवंश के राजा जो भीमदेव फर्स्ट थे उनके द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इस मंदिर का नाम आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है खजुराहो का मंदिर, या फिर 64 योगिनी मंदिर, या मोन्टेरा सूर्य मंदिर, और डी ऑप्शन है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मोन्टेरा सूर्य मंदिर, जो आपका सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सोलंकी राजवंश जो था, जो इसके राजा थे भीमदेव फर्स्ट थे, इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? मोन्टेरा सूर्य मंदिर, जिसे आप सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मोन्टेरा सूर्य मंदिर को आप क्या बोलते हैं? सूर्य कुंड। इस मंदिर में एक अलंकृत चाप तोरण है जो दार्शनिकों को सीधे सभा मंडल तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और नेक्स्ट में बताएंगे आप कि उन भारतीय नर्तकी या नर्तकियों के सही युग्म की पहचान करनी है आपसे, जिस क्रम में भारतनाट्यम और कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। तो आपसे पूछा गया है, ए ऑप्शन में है त्रिलोचन मेहता और ममता शंकर, बी ऑप्शन है जयलक्ष्मी ईश्वर और श्यामा भाटे, सी ऑप्शन है गीता चंद्रन और राजश्री सिरके, और डी ऑप्शन है राधा श्रीधर और कुमकुम धर। तो इसका राइट आंसर है जो है आपका वो है बी जयलक्ष्मी ईश्वर और श्यामा माटे करके जो है आपके ये है आपका सही आंसर, क्योंकि आपके जयलक्ष्मी ईश्वर और श्यामा भाटे जो है इन्हें भारतनाट्यम, जो आपकी जयलक्ष्मी ईश्वर है इन्हें तो भारतनाट्यम के लिए मिला था, और कथक के जो आपके हैं श्यामा माटे इसमें योगदान के लिए इन्हें क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताएंगे आप लोग। आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि 2003 में डैश पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तंगना कौन बनी थी? तो आपसे ये नृत्य के बारे में पूछा गया है कि 2003 में कौन बनी थी। ए ऑप्शन रुक्मणी देवी अरुंडेल, बी ऑप्शन सितारा देवी, सी ऑप्शन शोभना नारायण, और डी ऑप्शन है सोनल मानसिंह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी सोनल मानसिंह जो है आपका राइट इसमें आंसर है। वर्ष 2003 में सोनल मानसिंह पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नर्तंगना बनी और सोनल मानसिंह एक भारतीय संगीत नर्तंगना और भारतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के लिए आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे नृत्य और इस नृत्य कौन संबंधित है, ये कौन से नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामों में भी देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है आपसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर जगह का नाम है, अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का क्या नाम है? तो आप बताएंगे ए है डगलस किंगफोर्ड या रॉबर्ट लिटन या जेपी सैंडर्स या एडविन इरविन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डगलस किंगफोर्ड। जो भारत के स्वतंत्र के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट जो थे डगलस किंगफोर्ड, इनकी हत्या के प्रयास में 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ था। मुजफ्फरपुर बिहार में है ये। खुदीराम बोस, ये नाम ध्यान रखें, खुदीराम बोस और फूल चाकी जी ने डगलस किंगफोर्ड की गाड़ी पर बम लगाया जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। तो अलीपुर संयंत्र से कौन कौन जुड़ा हुआ है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी आपके। तो ये चीजें भी आप ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताएंगे आप लोग, आपसे पूछा एक उपन्यास का नाम दिया गया है द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस का जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके लेखक। तो ए ऑप्शन अरविंद अडिगा, बी ऑप्शन अनीस सलीम, सी ऑप्शन अनीता देसाई और डी आपका किरण देसाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किरण देसाई। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस जो भारतीय उपन्यासकार है किरण देसाई जी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का एक शीर्षक द इनहेरिटेज ऑफ लॉस है। इस पुस्तक ने 2006 में वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता था और 2007 में नेशनल बुक क्रिएटिव सर्कल फिल्म्स अवार्ड भी इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेरा होचोंगाबा किस भारतीय राज्य में शांति का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है? ए ऑप्शन झारखंड या छत्तीसगढ़, असम या मणिपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है होनचोगा। जो होनचोगा ये त्योहार है जो आपका मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में। मेरा होंगचोबा, मेरा होंगचोगबा मणिपुर में मनाया जाने वाला एक जश्न है, एक त्योहार है मणिपुर का जो वहां की पहाड़ी और घाटियों के लोगों के बीच बंधन बनाने के एक जश्न के रूप में पारंपरिक त्योहार है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक थी खासी, कोंडव, भोटिया या भील। खासी, कोंडव, भोटिया या भील। तो इसमें बताएंगे कौन सी जनजाति थी आपकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें है जो भील जनजाति थी आपकी भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समूहों वाली एक जनजाति थी। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आदिवासी, तो आप आंसर बता देंगे कि भील जनजाति। और भील जनजाति जो है एसटी में आती है। ये पश्चिम भारत की द्रविड़ नस्लीय जनजाति है और मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तोताराम शर्मा एक प्रसिद्ध वादक हैं। तोताराम शर्मा एक प्रसिद्ध वादक है। ए ऑप्शन बांसुरी वादक, बी गिटार वादक, सी पखावज वादक और डी सारंगी वादक। तो इसमें जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पखावज वादक। तोताराम शर्मा एक प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। पखावज एक बैरल के अनुसार का 2 मुंह वाला ढोल होता है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। पखावज क्या होता है? 2 मुंह वाला ढोल जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसे पूछा है लोक लेखा समिति ने
लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ए ऑप्शन 13-9 या फिर 14-8, सी ऑप्शन 12-10 और डी ऑप्शन 15-7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। राज्यसभा के कितने? 7। टोटल कितने होते हैं? 22। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के कितने होते हैं? 22। तो ये भी आप याद रखेंगे। जो आपकी लोक लेखा समिति है इसके बारे में इन्होंने बताया है कि लोक लेखा समिति में 15 सदस्य जो है लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। स्थापना इसकी हुई थी 1921 में और अधिनियम जो था 1919 के अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति बनी थी। लोक लेखा समिति प्राकलन समिति की जुड़वा बहन है। जैसे आपने पढ़ा है प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, समितियों से रिलेटिव भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस चीजों को भी आप ध्यान में देंगे। और दिल्ली पुलिस में समितियों से रिलेटिव आपको क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जो पूछा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम किसके तहत पास हुआ? ए ऑप्शन 1909, बी 1935, सी 1858 और डी है 1919। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1935 का क्या है? 1935 को बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम। तो क्या बोलते हैं? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। और 1919 का क्या है आपका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1909 का क्या है? मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार। और 1858 में क्या है आपका? ये है ताज के शासन में जो आपका हुआ था। इसमें बताया इन्होंने कि इसे क्या बोलते हैं? मार्लो मिंटो सुधार बोलते हैं। इसमें क्या बताया गया था? केंद्र और राज्य में शक्तियों का जो था वो बंटवारा सुनिश्चित कर दिया गया था। इसी का ही ये उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये योजना कब शुरू की गई थी? आपसे पूछा गया कि आयुष मिशन योजना कब शुरू की गई थी? ए ऑप्शन 2015, 2014, 2012 या डी ऑप्शन 2016 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2014 में। तो दोस्तों योजनाओं के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी पहली पुरानी वाली योजनाएं हैं उन्हें भी देख लेना, और जो आपकी नई योजनाएं हैं आने वाली, जो अभी वर्तमान में जो प्रचलित हैं या फिर भविष्य में होंगी जो भी योजनाएं हैं आपकी, वो आप देख कर जाएंगे। एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका पॉलिटी से रिलेटिव क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है संविधान में 46वां संशोधन अधिनियम जो 2002 में हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन सा आर्टिकल जो भारत के संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 55 ए, अनुच्छेद 31 ए या अनुच्छेद 21 ए और अनुच्छेद 25 ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इससे आपके 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा था अनुच्छेद 21 ए, 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो इसमें बताया गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मौलिक अधिकार है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिलाने का। तो ये क्या है? राज्य के अंतर्गत रखा गया है। राज्य का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और आपकी जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में पूछा है आपसे वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी बहिर्मंडल और डी मध्य मंडल। दोस्तों 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए क्षोभ मंडल, क्योंकि आपको पता है हम किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल। समताप मंडल किसे बोलते हैं? जिसमें आपका टेम्परेचर जो है, जो तापमान है वो इक्वल रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? इक्वल रहता है। यहाँ पे आप वर्षा वगैरह आंधी तूफान कुछ नहीं, जिसमें जो आपके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर वगैरह जो चलते हैं उसे क्या बोलते हैं? समताप मंडल। बहिर्मंडल होता है आपका अंतरिक्ष में जो सबसे बाहर का मंडल होता है आपका, और मध्य मंडल बोलते हैं बीच वाला मंडल जिसमें आपके रेडियो एक्टिविटी वगैरह जो चलती हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें बताया गया था जो आपका क्षोभ मंडल है इसी में हम रहते हैं और इसमें ही हम सांस लेते हैं। इस परत में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन से बना हुआ है।
नेक्स्ट चलते हैं 16। 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था, जिसका अनुसरण भारत सरकार ने किया? ए राजकोषीय नीति सुधार, बी मौद्रिक नीति सुधार, सी केंद्रीकरण और डी वैश्वीकरण। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैश्वीकरण। तो दोस्तों इसमें आपसे बताया गया कि 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था। इस नीति का मकसद था कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े अवसरों का लाभ उठाएं। वैश्वीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न राष्ट्रों के बीच बातचीत और परस्पर निर्भरता का बढ़ावा देना चाहता था। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1991 की जो आपकी नीति आई थी, उस टाइम पे आपसे पूछ लेता है प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे नरसिम्हन राव जी। और आपसे पूछे उनके वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम पे, तो आप बताएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आपके बाद में प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मालदीव का राज्य के धर्म क्या है? मालदीव में कौन सा धर्म जो राज्य के है? ए ऑप्शन बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। तो दोस्तों मालदीव में आपका क्या है? इस्लाम धर्म। 2008 के बाद संविधान के मुताबिक इस्लाम को धर्म घोषित कर दिया गया था। मालदीव के लोग मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम के अनुयायी थे। दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में आपको पता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब जी, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 570 ईसा पूर्व में। और 622 में इन्होंने मक्का से लेके मदीना तक की जो थी आपकी यात्रा की थी। तो उसमें भी आपको जो है ये दिखाई देने वाला है। तो इन चीजों का भी आप क्या रहेंगे, ध्यान रखेंगे इनका भी आप। तो आपसे पूछा गया था 17वें में मालदीव का राज्य के धर्म क्या है? तो दोस्तों मालदीव का जो है 2008 से राज्य के धर्म आपका इस्लाम धर्म था। इस्लाम धर्म की स्थापना जो है जो पैगंबर मोहम्मद साहब जी थे उन्होंने की थी। और इनका जो जन्म था ये कब हुआ था? इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। और 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से लेके मदीना तक की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में इनकी 632 में मृत्यु हो गई थी। उनके बाद में इनके जो पुत्र थे अली, इनके दामाद जो थे अली, उनके टाइम पे जो आपका जो इस्लाम धर्म था वो दो भागों में बट गया था। पहला था शिया और दूसरा सुन्नी। जो शिया थे वो मोहम्मद साहब की बातों पर सुनने पर ध्यान देते थे, और जो सुन्नी थे वो आपके क्या था, वो अली की बातों को सुनने पर ध्यान देते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखेंगे। 18 में बताया है इन्होंने, मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में बना है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका मुंबई में है वो किस स्थापत्य शैली में है? पहला है इंडो ब्रिटिश, भारत और ब्रिटेन की, इंडो सार्सेनिक, और सी है इंडो ग्रीक या इंडो सिनो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडो सार्सेनिक। मुंबई में जो है वो आपको पता है इंडिया गेट जो है आपका मुंबई में है। ये कब बना था? 31 मार्च 1911 में रखी गई थी गेटवे ऑफ इंडिया। ब्रिटिश सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम भारत आगमन की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मिकी हॉर्ट। मिकी हॉर्ट के बारे में, मिकी हॉर्ट क्या है? एक एल्बम है आपकी। मिकी हॉर्ट एल्बम प्लेनेट ड्रम में घटक और मोर्सिस वादक के रूप में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रेमी जीतने वाला पहला दक्षिण भारतीय संगीतकार कौन था? ए ऑप्शन फानी नारायण या एस बलेश, डी जो है आपका इसमें सही है टी.एच. विनायक राम। जो थी आपकी मिनी हार्ट और आपकी प्लेंट ड्रम जो मोर्सिस वादक के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ जो संगीत एल्बम थी ये किनकी थी? ये थी टी.एच. विनायक राम जी की। किसकी थी? टी.एच. विनायक राम की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है, आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से वर्गीय पदानुक्रम का सही अनुक्रम बताना है आपसे। तो इसमें पूछा गया है वर्गीय का, जैसे ए ऑप्शन में आपसे इसने कहा है कि ए ऑप्शन में इन्होंने बताया कि जो ये आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपका जेंस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या किंगडम। तो दोस्तों जो इसका है ये आप
सी वाला देखेंगे, जैसे बोलते हैं स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? आपकी प्रजाति। स्पीसीज क्या होती है? आपकी प्रजाति। जेन्स क्या होता है? जेन्स होता है आपका वंश। जेन्स क्या होता है? आपका वंश। और फैमिली, फैमिली फैमिली बोलते हैं कुल, ये होता है कुल। उसके बाद क्या आता है? कुल। और फिर ऑर्डर, ऑर्डर जो आपका गण वगैरह होते हैं, ऑर्डर। और फिर आपकी क्लास वगैरह होती है, कक्ष वगैरह। फाइलम, फाइलम की बात करें, आपका फाइलम होता है संघ। और फिर किंगडम, लास्ट में आता है किंगडम, किस जगत से रिलेटिव है? प्रत्येक जीव, इस दुनिया में जो भी जीव है सभी का जो है यही क्या बताया गया है? क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या आता है? स्पीसीज, उसकी जाति पूछी जाती है, प्रजाति पूछी जाती है। फिर जेन्स आता है, वंश के बारे में बात की जाती है। तो ये चीज आप ये अनुक्रम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदम तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? तो जो आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनमें पदक तालिका में स्थान, ए ऑप्शन 48 या 35 या 38 या 58। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 48। पदक तालिका में कौन से नंबर पे था भारत? 48वें नंबर पर 2020 में। इसमें आप बात करें कुल जो एथलीट से कितने थे? 124। भारत की तरफ से 124 एथलीटों ने भाग लिया था। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कितने? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट चलते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें बताएंगे आप लोग, ए निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित रखना, बी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। ये तो आता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, भाई गवर्नमेंट की जो भी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, ये भी क्या है? हमारा प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? मौलिक कर्तव्य। समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित रखना। जो आपकी इतिहास की या जो भी आपकी ज्योग्राफिकल जो भी इमारतें, स्मारक वगैरह हैं, उनको सबको क्या करना है? ध्यान रखना। तो इसमें है निर्वाह मजदूरी वाला, ये क्या है आपका? ये है आपका डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ना कि मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट चलते हैं 23। स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? ए औद्योगिक, बी सेवा, सी विदेश और डी कृषि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कृषि। स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र क्या था? कृषि। कृषि को जो है उत्पादक क्षेत्र माना। स्वतंत्रता के समय में जो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो था 52% योगदान था। इसके बाद 34% सेवाओं का था और उद्योग का था 14%। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नहीं 24 सॉरी 24 में देखेंगे आप, आपसे पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है की रचना हरिसेन द्वारा की गई थी। ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये हिस्ट्री में हमने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पता है। ए ऑप्शन खारवेल, बी समुद्रगुप्त और डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त थे। और इन्होंने ही क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति, है जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख। नेक्स्ट चलते हैं 25। आपसे पूछा है लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम। ए व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो लागत आय का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम है राष्ट्रीय आय। लागत के उत्पाद के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम राष्ट्रीय आय है। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं का देश के पूंजीगत संसाधनों के विरुद्ध जोड़ना ही राष्ट्र की आय कहलाता है। नेक्स्ट है 26। शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए गए हैं? 5, 6, 7 या 9। तो दोस्तों आपको पता है शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं? 9 रस। 9 रस जो है आपके प्रस्तुत किए गए हैं। और रसों की संख्या कितनी बताई है? 9 ही बताई गई है। आधुनिक कार्यशास्त्रों के अनुसार रसों की संख्या 11 बताई गई है। प्राचीन में कितने थे? 9। और आधुनिक में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में आपसे पूछा गया है कि बाजार मूल्य पर जीएनपी को किस प्रकार मापा जाता है? बाजार मूल्य पर जीएनपी को किस प्रकार मापा जाता है? ए ऑप्शन बाजार मूल्य पर जीएनपी प्लस सब्सिडी, बी
बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। सी, कारक लागत पर एनडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय, बाजार मूल्य पर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बाजार मूल्य पर जीएनपी, बाजार मूल्य पर जो आपको जीएनपी को बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस जीडीपी में क्या ऐड करना होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। जीडीपी में क्या जोड़ देंगे आप, जीएनपी। तो यही क्या हो जाता है आपका, वहां पे ही आके तैयार हो जाता है। आपसे पूछा गया 28 में बताएंगे दीपा, शशि चंद्रन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई है। ए ऑप्शन कथक, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली और डी है भारतनाट्यम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये है कुचिपुड़ी। ये तीनों नाम दीपा, शशि चंद्रन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये किससे जुड़े हुए हैं, कुचिपुड़ी से। और ये कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में। कथक कहाँ पे है आपका, यूपी में। और कथकली कहाँ पे आपका, केरल में। और भारतनाट्यम कहाँ पे है आपका, मोहिनीअट्टम में। कथक भारतनाट्यम कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। और केरल में एक और कौन सा है, मोहिनीअट्टम। केरल में और कौन सा है, मोहिनीअट्टम। ये आपके शास्त्रीय नृत्य याद रखेंगे। ये दिल्ली पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 29। इसमें पूछा है भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने परसेंट पूछे गए। ए ऑप्शन 29 या 21, 23 और 16। 21, 23 और 16। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना में जो थे आपसे कितने परसेंट पूछे गए थे, 29%। कितने परसेंट थे, 29% पूछे गए थे। 3 प्रश्नावली थी, मकान सूचीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और प्रभारी इकाइयां। देश में कुल 1872 से 15वें जनगणना थी आपकी। और स्वतंत्रता के बाद की कौन सी थी, 7वीं जनगणना। जनगणना से रिलेटिव भी आप हमारे चैनल पर देखेंगे। हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे स्टडी विद गौरव गोस्वामी, तो वहां पे आपको जो है जनगणना की वीडियो, 5 ईयर कमीशन की वीडियो और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अगर लगा के जाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी उनसे। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और वीडियो पर पूरा बने रहेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आपसे पूछा गया है भारतीय ओलंपिक संघ का संगठन किस वर्ष हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ का संगठन किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन 1928, 1900, 1920, 1927। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1927। जो भारत का ओलंपिक संघ है 1927 में हुआ। वर्तमान में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली भारत में स्थित है। हैरी बग और आर्थर नोहरेन आईओ के संस्थापक थे। सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक। नेक्स्ट चलते हैं 31। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे पर स्थित है किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। ए ऑप्शन राजस्थान पश्चिम बंगाल, या जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु, चंडीगढ़ या तमिलनाडु, असम या गुजरात। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर आपको ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ, नॉर्थ साउथ पूछा है आपसे। तो ऊपर की तरफ क्या है भारत में, जम्मू कश्मीर, क्या है जम्मू कश्मीर, और नीचे क्या है तमिलनाडु। तो इन्हें क्या करता है, उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को जोड़ता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है ऑफलाइन क्लास में भी, और वैसे भी आप देखेंगे तो नॉर्मली क्वेश्चन है। नेक्स्ट 32। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ए पंचांग, बी मुद्रा शास्त्र, सी क्यूरेटर और डी पेट्रोगिप्स। तो सिक्कों के अध्ययन को हम बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। इसमें मुद्रा के रूप जैसे टोकन, कागजी मुद्रा, पदकों का अध्ययन भी शामिल है। तो सिक्कों का ग्रहण या अध्ययन करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं 33। 33 में आप बताएंगे रसीद टिकट खाली स्थान द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। ए
बेबी हल्दर, सुखवंत सिंह, इस्मत सुखताई या अमृता प्रीतम की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृता प्रीतम। जो रसीदी टिकट है अमृता प्रीतम की बहुचर्चित आत्मकथा है, जिसके माध्यम से अमृता प्रीतम बताती हैं कि उन्हें नफरत के दायरे पर तरस आता है, क्योंकि इसी नफरत के चलते विभाजन की स्थिति बनी। नेक्स्ट है 34, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखेंगे आप महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन 2.1 मीटर, बी 2.15 मीटर, 2.24 मीटर या 2.43 मीटर। तो महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई जो होनी चाहिए आपकी वो 2.24 मीटर होनी चाहिए। नेट की ऊंचाई 2.4 मीटर या फिर 7 फुट 4 इंच। वहीं पुरुषों के लिए 2.43 यानी कि 8 फुट। नेट की ऊंचाई खेल के मैदान के केंद्र से मापी जाती है। वॉलीबॉल नेट को केंद्र के ऊपर लंबवत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 में आपसे पूछा गया है, एक लघु उद्योग को संपत्ति पर अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जो कि कितने के बराबर है। 10 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़। तो इसका राइट आंसर है, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम पे लघु उद्योग को 1 करोड़ के समथिंग माना जाता है, लेकिन वर्तमान में लघु उद्योग कितने के अंतर्गत, 25 करोड़ के अंतर्गत लघु उद्योग माना जाता है। कौन सा खनिज हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुल वजन का 1.5 से 2% के बराबर होता है। यह हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। पेशियों को आराम और सिकुड़ने में मदद करता है। तंत्रिका कार्य में रक्त और स्कंदन में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं 37 क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग और बताएंगे कि 37 में क्या पूछा है। 37 में आपने देखा, आपसे पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO में सदस्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, भारत ने WTO के प्रति दायित्वों के कारण व्यापार प्रतिबंधों को कम कर दिया। बी, यह देशों के बीच केवल द्विपक्षीय व्यापार समझौते से संबंधित है। नेक्स्ट सी में है, दुनिया के सभी देश विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य हैं या 1991 में नए संगठन के रूप में की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WTO के दायित्वों के कारण व्यापार प्रतिबंध को कम करता है। और ये कब से है WTO, 1995। नेक्स्ट चलते हैं 38। एक अंग्रेजी वर्ड है जजरनट। इसकी उत्पत्ति जगन्नाथ से हुई है, जिसका अर्थ है विश्व का भगवान। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है। कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक और पुरी में। तो जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उड़ीसा, पुरी में। जो विश्व के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो कलिंग का एक राजा था, अंत्यवर्मन चोड़गंग देव, इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 39 देख लेते हैं। 39 में है, पदार्थ के घटक अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ए ऑप्शन में आपसे पूछा है द्रव अवस्था, बी आपसे पूछा गया प्लाज्मा अवस्था, सी आपसे पूछा गया ठोस अवस्था और डी आपसे करी गई है बात गैसीय अवस्था की। तो इसका देखेंगे आप 39 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठोस जो अवस्था में पदार्थों की गतिज ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। ठोस पदार्थों में जो है इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसी का ही आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे ज्यादा जो है ये ठोस में होता है, फिर द्रव में और फिर गैस में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आपसे पूछा है गोवा निम्नलिखित में से किस अक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ए सोना और ग्रेफाइट, यूरेनियम और तांबा, लोहा और मैग्नीज, पेट्रोलियम और कोयला। तो गोवा दोस्तों आपका लोहा और मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अच्छी किस्म का जो लोहा एस के भंडार पाए जाते हैं। विश्व का सबसे अधिक उत्पादन देशों में से एक है। गोवा में सबसे ज्यादा क्या होता है, लोहे का उत्पादन। नेक्स्ट है 41। भारत संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो दोस्तों इसे याद रखेंगे 2000 में, 2002 में, 1 में, 3 में।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सन 2002 में भारत के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इससे पहले 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये सभी मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में है। किसमें है ये? 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 में आपसे पूछा है कि दिल्ली के सुल्तान ने उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया।